हेलो एवरीवन, इस वीडियो में जो है हम रेगुलेटरी साइंस के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ये सारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं एंड बेसिकली क्वेश्चंस जो है मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2023 एंड 2022 के पेपर्स थे उसमें से लिया है। तो चलिए देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास वो है डिफरेंशिएट एनडीए एंड एएनडीए। एनडीए हमें पता है कि ये न्यू ड्रग एप्लीकेशन होता है, एएनडीए होता है एब्रिविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एनडीए में एनडीए एंड एएनडीए में ये एनडीए दोनों में एनडीए क्यों कॉमन है, यहाँ पे बस ए लग गया है जिसका मतलब एब्रिविएटेड होता है। ठीक है, एब्रिविएटेड होता है कि किसी भी चीज को हम शॉर्ट में जो है लिखना, तो एब्रिविएटेड मतलब शॉर्ट में लिखना, बेसिकली ऐसे समझो। तो हम जो न्यू ड्रग में बेसिकली कोई भी नया ड्रग हम बनाते हैं एंड एएनडीए में उसी डाटा के बीच बेस पे हम जो है अपना खुद का ड्रग बनाते हैं आफ्टर पेटेंट जब खत्म हो जाता है। तो ठीक है, मतलब हम बस कॉपी कर रहे हैं, रिसर्च कोई और कर रहा है, हम बस उसके बेसिस पे कॉपी कर रहे हैं, अपना एक नया दवा बना रहे हैं। मतलब आप ऐसे देखो कि कोई और होमवर्क कर रहा है, हम उसको होमवर्क कॉपी करके खुद सबमिट करते रहे। तो एएनडीए भी वैसे ही है। तो लाइन बाय लाइन थोड़ा सा समझते हैं। अब अप्रूवल फॉर अ कंप्लीटली न्यू ड्रग, एनडीए में क्या होता है कि एक नया ड्रग हम रिसर्च करें उसका अप्रूवल चाहिए। एंड एएनडी में क्या होता है, अप्रूवल फॉर जेनेरिक वर्जन ऑफ एक्जिस्टिंग ड्रग। कोई एक्जिस्टिंग ड्रग ऑलरेडी है, ठीक है, कोई भी नया ड्रग, कोई भी ड्रग हो गया, उसका पेटेंट खत्म हो गया, तो अब हम उसके डाटा पे अपना ड्रग खुद अपना डेवलप करेंगे। ठीक है, ये एक्सटेंसिव डाटा, ठीक है, सेफ्टी एंड एफिकेसी पे यूज होता है, इसमें ज्यादा रिसर्च करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली नया चीज बना रहे हैं तो इसका कोई भी कंफर्मेशन नहीं था पहले, तो अब पूरा चेक करना पड़ेगा कि ये सही है या नहीं है। एनडीए में बेसिकली फोकस क्या होता है कि बायोइक्विवेलेंस रहे, वो एनडीए के या कोई ब्रांडेड ड्रग है या जहां से भी हम डाटा ले रहे हैं उसका, वो ड्रग का, वो दवाई का बायोइक्विवेलेंस बायोथेरेपेटिक हो। बायोइक्विवेलेंस मतलब जो सेम इफेक्ट करे, बेसिकली ऐसे। नाउ जो एनडीए में टाइम लगता है 12 से 15 साल टोटल रिसर्च, ये जनरली ये टाइम है, किसी किसी में तो 20 साल भी लग जाते हैं। ये जनरली टाइम लिमिट होता है कि 12 से 15 साल उसको रिसर्च करने में, उसको नया डेवलप करने में, मैन्युफैक्चर करने में 12 से 15 साल लग जाते हैं। एएनडीए में जो है 1 से 2 साल लगते हैं, क्योंकि डाटा ऑलरेडी बना हुआ है, रिसर्च ऑलरेडी है, हमें बस उस पर मैन्युफैक्चर करना है अपना खुद का ड्रग, तो इसमें कम टाइम लगता है, 1 से 2 साल बस। उसके बाद एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि ऑब्वियसली जो है हम अपना खुद का रिसर्च कर रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं, कोई भी चीज नया बना रहे हैं तो टाइम तो लगेगा फिर। लेकिन एएनडी में जो है ये 1-2 साल लग जाते हैं, या एएनडीए जो है लेस स्टडी इसमें करता है, लेस एक्सपेंसिव है, क्योंकि डाटा हमारे पास ऑलरेडी है, बस मैन्युफैक्चर करना है, अपना नया दवाई थोड़ा सा बनाना है। तो 1-2 साल में लेस एक्सपेंसिव, ऑब्वियसली बात है यार, एक में 12 से 15 है, एक में 1 से 2 साल है, तो ऑब्वियसली कम पैसे लगेंगे, लेस एक्सपेंसिव है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। हमारा दूसरा क्वेश्चन है प्लासिबो ट्रायल क्या होता है। ठीक है, ये समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि प्लासिबो होता क्या है। तो प्लासिबो क्या है कि एक ट्रीटमेंट है जो रियल लगता है पर होता नहीं है। ठीक है, उसमें कोई थेरेपेटिक बेनिफिट नहीं होता, लेकिन बस हमें लगता है कि वो रियल है। अब ये करते क्या है, तो समझ लेते हैं कि प्लासिबो ट्रायल क्या होता है। पहले तो प्लासिबो ट्रायल क्या होता है कि ये एक टेस्ट है, ये क्लिनिकल ट्रायल है। तो बेसिकली ये क्लिनिकल ट्रायल है। तो पहले समझ लेते हैं कि प्लासिबो ट्रायल होता क्या है। तो बेसिकली ये क्लिनिकल ट्रायल है जो हम यूज करते हैं चेक करने के लिए कि ड्रग इफेक्टिव है या नहीं है। ठीक है, तो कोई भी ड्रग का इफेक्टिवनेस के लिए ये प्लासिबो ट्रायल किया जाता है। दूसरा, ये प्लासिबो ट्रायल में ये होता है कि जनरली किसी भी मेडिसिन, हम एक ग्रुप ऑफ पीपल को लेते हैं, उसको हम जो है 2 टाइप की दवाई हमारे पास होते हैं, एक तो एक्चुअल दवाई होता है और एक प्लासिबो होता है। प्लासिबो मतलब फेक फेक दवाई होता है, जिसमें सब कुछ सेम रहेगा, बस उसमें थेरेपेटिक इफेक्ट रियल दवाई की तरह नहीं होगा। तो हम ये दोनों जो है रैंडमली बांट देते हैं, हम पूछते हैं पेशेंट से कि आपको कैसा लग रहा है, तो वो क्या, चाहे वो बोलता है कि हमें अच्छा लग रहा है या बेकार लग रहा है, हमें पहले से बेहतर महसूस हो रहा है, ये सारी चीजें जो है नोटिस किया जाता है। अब एक चीज यहाँ पे पॉइंट आउट ये है कि जो दवाई दे रहा है, ठीक है, वो प्लासिबो दे रहा है या रियल दे रहा है उसको भी नहीं पता, जो दवाई ले रहा है उसको भी नहीं पता कि क्या मुझे नकली दवाई दिया जा रहा है या असली दवाई दिया जा रहा है। तो यहाँ पे बस जो रिसर्च ऑर्गेनाइजर है उसको पता रहता है और किसी को पता नहीं रहता है, ताकि डाटा में जो है कोई लीक ना हो, कोई इशू ना हो। ये क्या लोग, ये प्लासिबो हम ट्रायल क्यों करते हैं, ताकि चेक कर सके इफेक्टिवनेस ड्रग का, मेडिकेशन का। ठीक है, ताकि ऐसा ना हो, कई बार होता है ना हमें कि देखो प्लासिबो ट्रायल इसलिए, कई बार ऐसा होता है कि हम बार बार कहते हैं कि हमें सर दर्द कर रहा है, सर दर्द कर रहा है, तो हमें एक्चुअल में सर दर्द करने लगता है। तो ये काइंड ऑफ मेंटालिटी होती है। अगर हम सोचते हैं कि ये दवाई अफेक्ट करेगा ही तो करने लगता है। तो ऐसा कोई हमें अगर एक्चुअल डाटा चाहिए तो हमें प्लासिबो ट्रायल करना पड़ेगा, जिससे ऐसा कुछ ना आए इशू कि लोग बस सोच रहे हैं बट रियल में ऐसा कोई थेरेपेटिक एक्शन नहीं दे रहा है ड्रग। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय द रैंडमाइज्ड डिजाइन, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि रैंडमाइज्ड डिजाइन क्या होता है। ऑब्वियसली रैंडमाइज मतलब रैंडम,
ठीक है। तो अगर रिसर्च मेथोडोलॉजी की हम बात करें तो रैंडमाइज्ड डिजाइन में हम जो है ये क्या है, एक स्ट्रैटेजी है जिसमें पार्टिसिपेंट को जो है या डिफरेंट एक्सपेरिमेंट यूनिट में जो डिवाइड करते हैं रैंडमली। इसमें कोई भी डाटा जो है, कोई भी लीनियर या कुछ भी इशू यूज हम नहीं करते, हम बस रैंडमली नंबर वाइज जो है प्रोबेबिलिटी के बेस पे उसको असाइन कर देते हैं। ये इंटायरली प्रोबेबिलिटी बेस है रैंडम नंबर के द्वारा। ये में क्या करता है, दिस अलाउज एवरी एक्सपेरिमेंट यूनिट को इक्वल प्रोबेबिलिटी प्रोवाइड करता है। मतलब हम रैंडमली यहाँ पे चूज कर रहे हैं तो इक्वल प्रोबेबिलिटी सबको है, जिससे कोई भी हेर फेर ना हो, कोई भी एक ग्रुप को कोई सिमिलर डाटा ना मिले। ठीक है, रैंडमली सबको बराबर चीजें, बराबर मेडिकेशन या कुछ भी किसी भी चीज का अगर रिसर्च करे या ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो सबको इक्वल मिले। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं, डिफाइन क्लिनिकल ट्रायल एंड एक्सप्लेन द फेज 2। अब क्लिनिकल ट्रायल क्या होता है एंड उसमें क्लिनिकल स्पेसिफिकली फेज 2 के बारे में हम बताना है। क्लिनिकल ट्रायल, जब भी क्लिनिकल ट्रायल आए तो ऐसे एक समझ लो कि ह्यूमन एक्सपेरिमेंट हो रहा है। ठीक है, क्लिनिकल ट्रायल में हम ह्यूमन पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, ह्यूमन पे जो है हम ट्रायल करते हैं, ह्यूमन पे चेक करते हैं कि ड्रग हमारा सेफ है या नहीं है। तो क्लिनिकल ट्रायल क्या है, ये एक ट्रायल है जिसमें जो है दवाई का टेस्ट किया जाता है। ठीक है, इफेक्टिवनेस किया जाता है लोगों के ऊपर कि क्या वो सेफ है या नहीं है, कि चेक करने के लिए कि क्या वो सेफ है या नहीं है। ठीक है, क्लिनिकल ट्रायल बस यही होता है कि ह्यूमन पे एक्सपेरिमेंट करते हैं कि दवाई सेफ है या नहीं है। दूसरा एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट ऑब्वियसली है कि दवाई सेफ है या नहीं है, कि आगे हार्म ना करे, जिससे हम जो है मार्केट में उस दवाई को उतार सके। इसमें कुछ फेजेस होते हैं। ठीक है, 4 जनरली फेज में हमने इसको क्लिनिकल ट्रायल को टोटल डिवाइड करके रखा है, फेज 1, फेज 2, फेज 3 एंड फेज 4। ठीक है, तो इसमें हम बेसिकली हमें फेज 2 के बारे में पूछा तो फेज 2 देख लेते हैं। फेज 2 क्या होता है कि बेसिकली फेज 2 में चेक किया जाता है कि कोई मेडिसिन जो है वो सेफ है या नहीं है, उसमें थेरेप्यूटिक इफेक्ट है या नहीं है। ठीक है, फेज 1 में बेसिकली बस हम जो है थोड़ा सा फेज 1 के बारे में जान लेते हैं। फेज 1 में बस हम जो है देखते हैं कि दवाई सेफ है या नहीं है, बट फेज 2 में हम ये भी देखते हैं कि सेफ तो होना चाहिए, लेकिन इसमें कुछ थेरेप्यूटिक इफेक्ट भी होना चाहिए, जो कि टारगेट जो है हमारा जो भी डिजीज का टारगेट जो है उस पर एक्शन ले रहा है या नहीं है। नेक्स्ट क्या है, इसमें कितने पार्टिसिपेंट लगते हैं। पार्टिसिपेंट जो है ये 100 से 300 के अराउंड लगते हैं पार्टिसिपेंट्स फेज 2 में। एंड फेज 2 का ड्यूरेशन जो जनरली है वो सेवरल मंथ, लाइक 6 मंथ से आप 2 इयर्स ले सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं, राइट अबाउट द टाइमलाइन एंड टाइप्स ऑफ आईएनडी। अब टाइमलाइन एंड कितने टाइप के आईएनडी होता है, आईएनडी का टाइमलाइन क्या है एंड ये कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने टाइमलाइन तो नीचे पिक्चर्स आप जैसे देख सकते हो, बट सबसे पहले समझ लेते हैं कि आईएनडी है क्या। ठीक है, तो आईएनडी का फुल फॉर्म बेसिकली होता है इन्वेस्टिगेशन न्यू ड्रग। ठीक है, इसको आईएनडीए भी कह सकते हैं, जिसका फुल फॉर्म हो जाएगा इन्वेस्टिगेशन न्यू ड्रग एप्लीकेशन। और जैसे नाम से लग रहा है कि मतलब ये एक तरह का एप्लीकेशन है न्यू ड्रग के लिए। तो ये क्या है, क्रूशियल फर्स्ट स्टेप है। कोई भी ड्रग अगर हम टेस्ट करना चाहते हैं ऑन ह्यूमन तो हमें आईएनडी देना पड़ेगा। ठीक है, किसको देंगे, रेगुलेटरी अथॉरिटीज को देंगे। तो ये एक फॉर्मल रिक्वेस्ट एप्लीकेशन है जो हम किसी भी रेगुलेटरी अथॉरिटी को देते हैं, जिससे हम परमिशन मिल सके कि हम क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, अगर हम किसी भी नया ड्रग का क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमें आईएनडी देना पड़ेगा। ठीक है, किसी भी रेगुलेटरी अथॉरिटी को उस कंट्री के। तो अगर आप यूएस में हो तो आप एफडीए को दोगे, आप इंडिया में तो आप सीडीएससीओ को दोगे। ठीक है, आप यूरोप में हो तो आप ईएमए को दोगे। तो ऐसे ही है। नाउ ये क्या स्टेप है एंड इसमें कितना टाइम लगता है थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सर पहले एप्लीकेंट जो है, पहला स्टेप में एप्लीकेंट आता है। एप्लीकेंट क्या करेगा, वो एक फिल करेगा, आईएनडी फिल करेगा, किसको, एफडीए को या किसी भी रेगुलेटरी अथॉरिटी को। अगर आप इंडिया में हो तो आप सीडीएससीओ को करोगे। ठीक है, आपने फिल कर दिया। अब एप्लीकेशन जो है रिव्यूअर को सेंड किया जाएगा एंड या रिव्यूअर यहाँ पे क्या हो गया, एफडीए हो गया अगर यूएस में हो आप तो। अब वो रिव्यूअर जो है आपको चेक करेगा, रिव्यू करेगा डाटा ओवरऑल। अगर आपके पास जनरली अब 2 चॉइसेस है, या तो पॉजिटिव होगा या तो वो रिव्यू को अप्रूव कर देगा या कोई रिस्पांस नहीं आएगा। तो नो रिस्पांस मतलब नेगेटिव। अब नेगेटिव हो गया तो आपको वापस फिर से वही प्रोसेस करना पड़ेगा, आपको फिर से फॉर्म फिल करना पड़ेगा, इसमें करेक्ट से प्रॉपर डाटा होना चाहिए। ठीक है, सब कुछ करके आपको वापस फिल करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है कि कंडक्ट क्लिनिकल ट्रायल। इसमें क्लिनिकल ट्रायल अब क्योंकि अप्रूव कर दिया है तो आप क्लिनिकल ट्रायल अब स्टार्ट कर सकते हो। अब क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट करने के बाद जो है अब रिपोर्ट आपको सबमिट करना पड़ेगा कि क्लिनिकल ट्रायल करने के बाद जो है क्या डाटा आया, कौन से फेज पे हो आप क्लिनिकल ट्रायल में। नेक्स्ट कि क्लिनिकल ट्रायल में जो है आप देखो
हमें पता है कि क्लिनिकल ट्रायल में बहुत सारे फेसेस होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3 एंड फेज 4। अब क्लिनिकल ट्रायल में आप कौन से फेज पे हो? जब आप क्लिनिकल ट्रायल का फेज 3 स्टार्ट करना चाहो, क्योंकि वो एसेंशियल है, उसी के बेसिस पे एनडीए एंड उसी के बेसिस पे आप जो है प्रोडक्ट को मार्केट में उतार सकते हो, तो उसका जब स्टार्ट करने लगो तो उसके लिए मीटिंग रखी जाती है रिव्यूअर एंड जो इन्वेस्टिगेटर है उन सबके साथ। उसके बाद फेज 2 का ट्रायल स्टार्ट होता है मीटिंग के बाद, ठीक है। एंड जो डाटा हमने सबमिट किया है उसको सबमिट किया जाता है, उसके बाद एनडीए का फॉर्म फिल किया जाता है, ठीक है, जिससे हम जो है मार्केट पर उतार सके अपने प्रोडक्ट को। तो अब जरा सा टाइमलाइन समझ लेते हैं कि ये टाइम जो है वो किस में कितना लग रहा है। तो बेसिकली आपको बस जो है ये 4 टाइम याद रखना है कि जब हमने एप्लीकेशन सेंड किया है, किसको? कोई भी एफडीए को सेंड किया है मान लो, तो एफडीए को सेंड किया है तो कितना टाइम लगता है? 30 दिन लगता है, ठीक है, उसको रिव्यू होने में एंड रिप्लाई आने में। उसके बाद जो है क्लिनिकल ट्रायल अगर हम कंडक्ट करना चाहते हैं, रिपोर्ट जो है हम सेंड करते हैं क्लिनिकल ट्रायल को, रिपोर्ट करने के बाद जो हम डाटा जो शेयर करते हैं तो उसको रिव्यू होने में या उसको भी जो है फीडबैक होने में 60 दिन का टाइम लगता है। उसके बाद हमने सब कुछ कर लिया, फेज 3 का जो ट्रायल मीटिंग का टाइम जो लगता है अप्रूवल होने में वो 30 दिन का लगता है। एंड लास्ट में जो फेज 3 का ट्रायल स्टार्ट होने के बाद जो डाटा जो हम सबमिट करते हैं उसका रिव्यू, उसका प्रॉपर चेकिंग होने में 9 to 12 मंथ लगता है, जिससे के बाद जो है हम एनडीए का फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आई थिंक इतना क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने 6th क्वेश्चन के। नहीं, उससे पहले हम जान लेते हैं कि आईएनडी के कितने टाइप होते हैं। आईएनडी क्या है? हमारा इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग, ठीक है। ये जनरली 3 टाइप के होते हैं। सिंपल सी बात है, सिंपल पहला जो का इन्वेस्टिगेटर ड्रग होगा, जो कि नॉर्मली जो ड्रग होता है सारे रिसर्चर या जो भी कंपनी जो है रिसर्च करती है वो इन्वेस्टिगेटर वाला ही करती है, तो ये सबसे मोस्ट कॉमन है। एंड ये फिजिशियन को भी अप्लाई कर सकता है किसी भी अनअप्रूव्ड ड्रग के लिए, ठीक है जो किसी भी पेशेंट पॉपुलेशन अफेक्ट कर सकता है, उसको हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास इमरजेंसी यूज आईएनडी, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन था, जैसे कोविड का सिचुएशन था, तो उसमें जो है ड्रग को रैपिडली बन गया था। जो नॉर्मल ड्रग को 20 साल लगते हैं बनने में, 15 साल लगते हैं, वो जो ड्रग है वो जनरली 1 या 2 साल में ही बन गया। वो कैसे हुआ? वो इमरजेंसी यूज ऑफ आईएनडी के कारण हुआ, ठीक है। इमरजेंसी यूज आईएनडी में क्या करते हैं कि नॉर्मल प्रोसीजर को ना फॉलो करते हुए उसको रैपिडली जो इनहेंस करते हैं, प्रायोरिटी देते हैं उसको जल्दी खत्म करने के लिए, जल्दी अप्रूवल देने के लिए। नेक्स्ट हम बात करें ट्रीटमेंट आईएनडी। ट्रीटमेंट आईएनडी में जो भी कोई भी क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है उसके दौरान कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आता है, कोई भी ऐसा लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन इमर्ज होता है, उसको जो है रोकने के लिए, उसको प्रॉपर करने के लिए जो है हम ये आईएनडी सबमिट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें कि हाउ मेनी पीपल वी सेलेक्टेड फॉर द फेज 1 ट्रायल। कितने लोग जो है फेज 1 ट्रायल, जो क्लिनिकल ट्रायल में जो है जिसका फेज 1 है उसमें कितने लोग सबमिट होते हैं, सॉरी कितने लोग सेलेक्ट किए जाते हैं। तो जनरली जो है इसके लिए 20 से 100 पार्टिसिपेंट जो सेलेक्ट किए जाते हैं। एंड इसका मेनली इतने कम लोग क्यों, ठीक है, अगर पूछा जाए इतने कम लोग क्यों, तो बेसिकली इसलिए क्योंकि इसका मेन जो कंसर्न है वो सिर्फ सेफ्टी चेक करना है। हम यहाँ पे थेरेपेटिक इफेक्ट नहीं देख रहे हैं, जिसके कारण हमें बहुत सारे लोग चाहिए। यहाँ पे बस यही देखना है हमें कि क्या ये दवाई खाने के बाद सारे जिंदा हैं, आई मीन टू से कि ये सारे प्रॉपर हैं या नहीं है, कोई इफेक्ट तो नहीं हो रहा उनको, ठीक है, कोई एनी काइंड ऑफ कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, ठीक है, ये बस चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाता है हमारा कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फार्माकोविजिलेंस, ठीक है। फार्माकोविजिलेंस इसके लिए समझ लेते हैं कि क्या होता है। फार्माकोविजिलेंस जनरली जो है ये एक डिटेक्ट करने का या कोई असेस करने का या अंडरस्टैंड करने का कोई भी, ठीक है, दवाई या कोई भी एक्टिविटी ऐसा जो मार्केट में दवाई के रिलेटेड जो कि मार्केट में उतर चुका है, ठीक है। मतलब मार्केट में अगर कोई सपोज कोई मिल्क का पाउडर या मिल्क का बॉटल चल रहा है, उसके रिगार्डिंग हम ये चेक करेंगे क्या अभी भी करंटली की चेक करेंगे कि क्या वो प्रॉपर जो उसको पीने के बाद, दूध पीने के बाद कोई इशू तो नहीं हो रहा है, या कोई भी वो दवाई लेने के बाद कोई इशू तो नहीं हो रहा, कोई नया साइड इफेक्ट तो नहीं हो गया है, ठीक है, जो ऑलरेडी हमें पता नहीं है। तो अगर ऐसा होता है तो ड्रग को वापस ले लिया जाता है, ठीक है, मार्केट से, जैसे फर्दर कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो ये सारी चीजें कौन देखता है? फार्माकोविजिलेंस वाले देखते हैं। नाउ इसका इंपॉर्टेंस क्या हो गया? पहला जो है कि आइडेंटिफाई कोई भी अननोन जो साइड इफेक्ट हो गया, ठीक है, उसको अर्ली पहचानना एंड उसको दवाई को प्रॉपर यूज करने से रोकना एंड उस जो साइड इफेक्ट है उसका कोई इलाज ढूंढना। और दूसरा पॉपुलेशन को इन्फॉर्म करना कि कोई भी इसके रिगार्डिंग कोई भी रिस्क है, कोई भी बेनिफिट है उस ड्रग का, ठीक है। एंड तीसरा जो है ऑब्वियसली कंटिन्यू मॉनिटरिंग। एक दवाई को हमने जांच लिया तो ऑब्वियसली बहुत सारी दवाई है मार्केट में, तो सभी का प्रॉपर कॉन्टिन्यूसली चेक करना, ठीक है, इन रियल वर्ल्ड यूज।
नाउ हमें बताना है कि इंपॉर्टेंस ऑफ डीएमएफ, ये 8वां क्वेश्चन है। एंड पहले बात समझना पड़ेगा डीएमएफ है क्या। तो डीएमएफ का फुल फॉर्म होता है ड्रग मास्टर फाइल, ठीक है। एंड ड्रग मास्टर फाइल जो है जनरली एक वाइटल टूल है इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जो इंश्योर करता है सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ ड्रग्स, ठीक है। सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ ड्रग्स जो इंश्योर करता है वो ड्रग मास्टर फाइल। नाम से ही पता चल रहा है एक ऐसा फाइल जिसमें ड्रग के रिलेटेड, ड्रग मास्टर मतलब ड्रग के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन है। इस ड्रग मास्टर फाइल में जो है ये जनरली रेगुलेटरी बॉडीज को दिया जाता है, ठीक है, जिसमें ड्रग के रिलेटेड चाहे उसका जो प्रोसेसिंग हो, फैसिलिटी हो, उसको कैसे स्टोर किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है, उसके रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राइट द ब्रीफ नोट ऑन द 21 CFR। 21 CFR क्या होता है ये समझ लेते हैं। ये नाम थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा बट ये बहुत आसान है, ठीक है। 21 CFR जो है एक कोडिफाइड रूल बुक है। 21 CFR क्या है? एक रूल बुक है जो डिजाइन किया गया है जिससे जो कंज्यूमर का हेल्थ हो उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है, कोई भी नया ड्रग से। इसके हिसाब से इस रूल बुक जो कहती है इसके हिसाब से कि कोई भी ड्रग को मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो चाहे उसका क्लिनिकल ट्रायल हो, डिजाइन से लेके मैन्युफैक्चरिंग पोस्ट मार्केटिंग तक हमें सर्विलेंस करना है, ठीक है, जिससे जो है प्रॉपर सेफ्टी को कंसर्न या उसका सेफ्टी को जो है वो ह्यूमन या कोई वेटरनरी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जो है उसको फॉलो अप किया जा सके। एंड ये जो है दवाई कोई भी टाइप की दवाई के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हो, मेडिकल डिवाइस हो, कुछ भी जो भी ह्यूमन या वेटरनरी यूज में आता है उसके रिगार्डिंग। अब हमें समझना है कि डिफरेंशिएट जेनरिक वर्सेस इनोवेटर। ये जेनरिक वर्सेस इनोवेटर जो है वो सिमिलर है एनडीए एंड एएनडीए के रिगार्डिंग, ठीक है, बस यहाँ पे टर्म अलग हो गया। एएनडीए जो एप्लीकेशन फॉर्म है, जेनरिक जो है वो ड्रग होता है। तो पहले इनोवेटर ड्रग है एंड देन हमारे पास जेनरिक ड्रग हो गया। इनोवेटर ड्रग जो है ओरिजिनल ड्रग होता है। इनोवेटर ड्रग को हम ब्रांडेड ड्रग भी कहते हैं। जेनरिक ड्रग को हम केमिकल नाम से या कुछ भी वैसे ही हम बोलते हैं। ये जेनरिक ड्रग जो है चीपर होता है इनोवेटर ड्रग के, क्योंकि ऑब्वियसली ब्रांडेड है, कोई भी चीज ब्रांडेड होता है तो महंगी होती है मोस्टली। तो इनोवेटर ड्रग जो है ओरिजिनल होता है। जेनरिक ड्रग ऑब्वियसली कॉपी होता है किसी भी ऑफ पेटेंट इनोवेटर ड्रग का। ऑफ पेटेंट मतलब जिसका पेटेंट खत्म हो गया है, अब उसको हम कॉपी कर सकते हैं, उसके जैसा सिमिलर ड्रग हम बना सकते हैं, मतलब अगर लेकिन कोई भी अगर पेटेंट में अभी भी है तो हम उसको नहीं बना सकते, वरना घर पे आएगी गवर्नमेंट वाले नॉक करने के लिए। तो जनरली ऑफ पेटेंट का ही बनाया जाता है। उसके बाद इनोवेटर ड्रग जो है वो ऑब्वियसली इनोवेटर ड्रग जो है खुद में ही सेम होता है, ठीक है, किसी और जैसा नहीं होता। एंड जेनरिक ड्रग जो है वो इनोवेटर जैसा जो है बायोइक्विवेलेंस या उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है सब कुछ सेम होता है, बायोइक्विवेलेंस वो सेम होता है, ठीक है, डोजेस फॉर्म सेम होता है इनोवेटर ड्रग जैसा। इसमें रिसर्च कोई नहीं किया जाता है, हम बस इनोवेटर ड्रग से जो है डायरेक्टली डाटा कॉपी कर लेते हैं। देन हमारे पास इनोवेटर ड्रग जो है वो ओरिजिनल ड्रग होता है ऑब्वियसली, लेकिन जेनरिक ड्रग जो है ओरिजिनल नहीं होता है, ये बायोइक्विवेलेंट होता है इनोवेटर ड्रग से। उसके बाद इनोवेटर ड्रग जो है मोर एक्सपेंसिव होता है, जेनरिक ड्रग लेस एक्सपेंसिव होता है कंपेयर टू इनोवेटर ड्रग, क्योंकि उसमें ज्यादा रिसर्च नहीं किया जाता है। एंड उसके बाद इनोवेटर ड्रग में जो है ये मार्केट में रेडली अवेलेबल नहीं हो सकते, क्योंकि महंगा आता है तो दुकान वाले ज्यादा जल्दी रखते नहीं है, ठीक है, हर जगह ऑब्वियसली इसलिए नहीं मिलेगा। लेकिन जेनरिक ड्रग जो आपको इजीली मिल जाएगा क्योंकि ये चीपर है, लोग जल्दी ले लेते हैं, खत्म जल्दी हो जाता है, तो स्टॉक जो है इसका मोर रेडली अवेलेबल होता है। उसके बाद इनोवेटर ड्रग जो है यूनिक ब्रांड नेम ऑब्वियसली होता है, इसका ब्रांड नेम से चलता है, लेकिन जेनरिक ड्रग में जो केमिकल नेम या उसका जो बायोइक्विवेलेंट नेम है उससे चलता है। जो इनोवेटर ड्रग है वो जनरली जो पेटेंट प्रोटेक्टेड होता है एक सेट पीरियड ऑफ टाइम, जनरली 20-20 ईयर का जो पेटेंट होता है टाइम होता है, आगे पीछे हो सकता है और डिपेंड करता है कि कौन सा ड्रग है कैसे वो पेटेंट ले रहा है। नेक्स्ट है जेनरिक ड्रग में कोई पेटेंट नहीं होता है, क्योंकि ऑब्वियसली आप कॉपी कर रहे हैं तो उसका क्या पेटेंट होगा, ठीक है, कॉपी का कोई कॉपीराइट थोड़ी होता है, तो उसको पेटेंट नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट इनोवेटर ड्रग में जो है ऑब्वियसली हाई डेवलपमेंट कॉस्ट लगता है, उसको बनाने में ज्यादा पैसे लगते हैं, क्योंकि रिसर्च कर रहे हैं हम कोई भी चीज स्टार्टिंग बेसिक से हम कोई भी चीज बना रहे हैं तो ऑब्वियसली उसमें कॉस्ट ज्यादा लगेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, टाइम ज्यादा लगेगा, तो हाई डेवलपमेंट कॉस्ट होता है। जेनरिक ड्रग में जो है लो डेवलपमेंट कॉस्ट है, क्योंकि हम डायरेक्टली डाटा हमारे पास ऑलरेडी मिला हुआ है, ठीक है, हम बस उसको कॉपी कर रहे हैं और उसकी तरफ बना रहे हैं, तो टाइम कम लगता है एंड इसका लो डेवलपमेंट कॉस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, डिस्कस द वेरियस मॉड्यूल्स फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट। वेरियस मॉड्यूल्स क्या है इलेक्ट्रॉनिक ईसीटीडी के, ठीक है, तो बेसिकली हम समझ लेते हैं ईसीटीडी है क्या, ठीक है। ईसीटीडी जो है ये एक डॉक्यूमेंट है, नाम से देखो ईसीटीडी, तो ये एक डॉक्यूमेंट है एंड ये डॉक्यूमेंट जो है जनरली हमें बताता है कि किस फॉर्मेट में हम जो है डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे जब हम रेगुलेटरी बॉडीज को सबमिट करते हैं।
तो बेसिकली इट इज ए स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट फॉर सबमिटिंग रेगुलेटरी एप्लीकेशंस टू वेरियस एजेंसीज, जैसे एफडीए हो गया, ईएमए हो गया। ईएमए जो है वो हमारा नहीं, मतलब ये यूरोपियन यूनियन का ईएमए रेगुलेट बॉडी है, जिसका फुल फॉर्म हो जाता है यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी। तो एफडीए को आप दो या ईएमए को दो, तो ये दोनों जो ये ऐसे सिमिलर भी कोई भी अगर कंट्रीज हैं या कुछ ऐसा रेगुलेटरी बॉडीज है जो इसमें एक्सेप्ट करती है, तो ये एक फॉर्मेट है, ठीक है। ईसीटीडी क्या है? ये एक फॉर्मेट है जो हमें बताती है, जो हमें बोलती है कि इस फॉर्मेट में आपको रेगुलेटरी एप्लीकेशन अगर देना हो तो आप इस फॉर्मेट में दो, ठीक है। जो फॉर्मेट जो है वो इजीली रीड हो सके, ठीक है, डाटा रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर है, ठीक है, फास्टर रिव्यू के लिए ईसीटीडी फॉर्मेट में देना चाहिए, चाहे एफडीए में दो या ईएमए में दो या सीडीएसईओ का कंफर्म नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉड्यूल्स का। इस ईसीटीडी जो है उसमें कुछ मॉड्यूल्स होते हैं। कुछ मॉड्यूल्स मतलब क्या कि एक जैसे एक बुक होता है उसमें बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, तो वैसे इस ईसीटीडी फाइल फॉर्मेट में जो है कुछ मॉड्यूल्स होते हैं। जनरली इसमें 5 मॉड्यूल होता है। जो पहला मॉड्यूल है, ठीक है, मॉड्यूल समझने से पहले हम ये देख लेते हैं कि अब देखो ये जैसे चैप्टर्स में होते हैं ना कि एक चैप्टर में एक स्पेसिफिक कंटेंट ही होता है, ठीक है, एक टॉपिक को डिस्क्राइब किया जाता है। वैसे एक मॉड्यूल में जो एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ही होता है ड्रग रिगार्डिंग, ठीक है। तो पहला मॉड्यूल देख लेते हैं। पहला मॉड्यूल का नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब क्या कि जिस भी एडमिनिस्ट्रेटिव या रेगुलेटरी बॉडी के हम जो डाटा शेयर कर रहे हैं उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम डाटा वहाँ पे देंगे कि उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। इसमें जैसे एप्लीकेंट का नाम हो गया, प्रोडक्ट का नाम हो गया, प्रपोज्ड इंडिकेशन हो गया। जनरली सभी में मोस्टली सिमिलर होते हैं, बट हल्का एक में कुछ 1 एक्स्ट्रा हो जाएगा, एक में कुछ 1 माइनस हो जाएगा। तो वो डिपेंड करता है रेगुलेटरी बॉडी टू रेगुलेटरी बॉडी। तो उसमें जो भी देते हैं वो मेंशन होता है स्टार्टिंग में, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव इन्फॉर्मेशन होता है। दूसरा हम बात करते हैं समरीज ऑफ द मॉड्यूल 3-5। जो मॉड्यूल 2 है उसमें समरीज होता है जो कि नेक्स्ट मॉड्यूल के बारे में होता है। मतलब देखो मॉड्यूल 2 में मॉड्यूल 3, 4 एंड 5 के बारे में जो है समरी प्रेजेंट किया जाता है, जिससे रिव्यूअर जो है इजीली उसको रिव्यू कर सके। हाईलाइट वहां पे हाईलाइटेड होता है की फाइंडिंग्स की मेन पॉइंट क्या था और क्या है उसके लिए, जिससे इजीली वो चेक कर सके, ठीक है, क्वालिटी के रिगार्डिंग, नॉन क्लिनिकल रिसर्च के रिगार्डिंग, क्लिनिकल स्टडीज के रिगार्डिंग। उसके मॉड्यूल 3 में जो है क्वालिटी इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं। ऑब्वियसली नाम से पता चला क्वालिटी के रिगार्डिंग। और क्वालिटी में क्या आ जाता है कि कैसे वो मेन्यू, क्या उसका केमिकल स्ट्रक्चर है, कैसे मैन्युफैक्चरिंग किया गया है, ठीक है, कैसे प्रोसेसिंग किया गया है, कैसे पैकेजिंग है, ये सब कुछ आ जाता है क्वालिटी के रिगार्डिंग। नेक्स्ट हमारा है कि नॉन क्लिनिकल, मॉड्यूल 4 में नॉन क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट्स। ऑब्वियसली हमें पता है कि नॉन क्लिनिकल में जो है एनिमल रिसर्च किया जाता है, तो ऑब्वियसली इसमें एनिमल के रिलेटेड जो है डाटा होगा। एंड कि उसमें कैसे ड्रग का सेफ्टी एंड पोटेंशियल इफेक्ट होता है इन एनिमल, उसमें क्या डाटा आया, ठीक है, बिफोर ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल ऑब्वियसली। एंड उसके बाद क्लिनिकल जो मॉड्यूल 5 है उसमें क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट होता है, जिसमें हम क्लिनिकल में क्या रिसर्च आया, क्या ह्यूमन में हम रिसर्च किया, ये सारे ड्रग की सेफ्टी एफिकेसी के लिए हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द न्यू ड्रग। अब वेरियस स्टेजेस क्या है न्यू ड्रग डेवलपमेंट में, ठीक है, कोई भी हम ड्रग को डेवलप कर रहे हैं तो उसमें वेरियस स्टेजेस क्या आ जाएगा, हम कैसे डेवलप करते हैं एक बार देख लेते हैं शॉर्ट में। तो पहला आता है ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट। ऑब्वियसली हम डिस्कवरी कोई भी चीज करेंगे, ठीक है, एंड उसको फर्दर डेवलप करेंगे। तो ड्रग डिस्कवरी डेवलपमेंट में पहला पॉइंट है कि टारगेट आइडेंटिफिकेशन। हम टारगेट आइडेंटिफिकेशन मतलब ये है कि डिजीज कोई भी चीज, सपोज कोई महामारी फैल रही है, तो महामारी क्यों फैल रही है, उसका एग्जैक्ट रीजन क्या है, क्या बैक्टीरिया है, क्या वायरस है वो, ठीक है, एग्जैक्ट रीजन क्या है वो फाइंड करना। हिट आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या, अब हमने जो टारगेट को आइडेंटिफाई किया, वो वायरस को आइडेंटिफाई किया, तो अब हम चेक करेंगे कि वो वायरस जो है किस किस चीजों से अफेक्ट होता है, तो वो सारे ग्रुप को हम हिट आइडेंटिफाई करना कहते हैं। अब हिट आइडेंटिफाइफिकेशन में जनरली ये होता है कि ग्रुप को हम सेलेक्ट करते हैं, उसमें से हम ये चेक करेंगे कि वो सबसे ज्यादा कौन सा चीज उस वायरस पे अफेक्ट कर रहा है सबसे ज्यादा, तो वो चीज वो मॉलिक्यूल जो सबसे ज्यादा अफेक्ट कर रहा है उसको हम लीड कहेंगे, ठीक है। तो उस लीड को उसको हम फर्दर मॉडिफाई करेंगे, उसको बेटर करेंगे, तो लीड मॉडिफिकेशन ऑप्टिमाइजेशन उसी को कहते हैं। तो ये तो हो गया पहला डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट। दूसरा होता है कि प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट। अब देखो हमने लीड आइडेंटिफाई कर दिया एंड उसको ऑप्टिमाइज कर दिया, अब उसको हम चेक करेंगे डिफरेंट ह्यूमन पे, डिफरेंट एनिमल्स पे, इन विट्रो इन विवो दोनों में, ठीक है। देन क्लिनिकल रिसर्च किया जाएगा ह्यूमन पे, जिसमें 4 स्टेजेस होता है, फेज 1, फेज 2, फेज 3 एंड फेज 4, ठीक है, ये हमें पता है। देन उसको हम जो है रेगुलेटरी रिव्यू करेंगे, जिससे हम मार्केट में उतार सके उसको एंड अप्रूवल लेंगे। देन पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस होगा कि अब हमने मार्केट में उतार दिया है, तो
फार्माकोविजिलेंस के लिए जो है रेगुलेटरी बॉडीज जो है चेक करेगी कि क्या ड्रग में कोई नया साइड इफेक्ट तो नहीं आया, क्या कोई पेशेंट को लेने के बाद, क्योंकि लार्ज पॉपुलेशन वाले लेंगे, ठीक है, तो कोई इशू तो नहीं हो रहा है जब ज्यादा पॉपुलेशन ले रही है, तो ये सारी चीजें चेक किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इनुमरेट द गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस है जीसीपी ऑब्लिगेशन। अब जैसे मैंने बोला था कि कहीं पे भी क्लिनिकल आया लिखा हुआ तो इसका मतलब समझो कि ह्यूमन एक्सपेरिमेंट हो रहा है, मतलब ह्यूमन के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ह्यूमन के ऊपर टेस्ट किया जा रहा है ड्रग का इफेक्टिवनेस, सेफ्टी। तो यहाँ पे ऑब्वियसली जीसीपी मतलब गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस जो है वो हम चेक करेंगे एथिकल या साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स कि क्लिनिकल ट्रायल में ह्यूमन सब्जेक्ट के साथ कैसा किया जा रहा है या उसको अच्छे तरीके से करना चाहिए, बेसिकली ये इसके रिगार्डिंग है। अब जो इन्वेस्टिगेटर होगा, जो चेक करने वाला होगा, जो रिसर्चर होगा, उसका क्या क्या ऑब्लिगेशंस है। पहला ऑब्लिगेशन क्या है कि प्रोटेक्टिंग पार्टिसिपेंट्स, ऑब्वियसली जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो भी ह्यूमन जो है पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हैं, जिन पर टेस्ट किया जाएगा, वो प्रॉपर प्रोटेक्टेड हो, उन पे कोई ऐसा ना हो कि जानलेवा कोई भी इश्यू हो जाए, तो वो प्रॉपर प्रोटेक्टेड रहे, सेफ्टी उनकी मोस्ट प्रायोरिटी दी जाती है। नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग, ऑब्वियसली जो है जो रिसर्चर है वो वेल क्वालिफाइड हो, वेल ट्रेन्ड हो, उनको पता हो वो क्या कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे नहीं आप किसी को उठा कर रिसर्च बना दिया आपने। नेक्स्ट है कंप्लायंस विद प्रोटोकॉल, ऑब्वियसली रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना है, जो गवर्नमेंट अथॉरिटी या रेगुलेटरी बॉडीज है उन्हें जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं, ठीक है, जीसीपी का जो भी रूल्स है वो फॉलो प्रॉपर होना चाहिए। नेक्स्ट एक्यूरेट डाटा मैनेजमेंट, जो भी डाटा आपको मिला उस ह्यूमन या क्लिनिकल ट्रायल के बाद वो आप प्रॉपरली मेंशन करो, आगे ऐसा नहीं कि मनमर्जी डाटा अच्छा बनाने के लिए आपको मेंशन कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट कम्युनिकेशन रिपोर्टिंग, प्रॉपर कम्युनिकेशन रिपोर्टिंग होना चाहिए रेगुलेटरी अथॉरिटीज के साथ एंड पेशेंट्स के साथ एंड पार्टिसिपेंट के साथ भी, ताकि डाटा एंड कोई भी इशू ना हो फर्दर। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफाइन फार्माकोविजिलेंस एंड एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। फार्माकोविजिलेंस क्या होता है, फार्माकोविजिलेंस एंड उसका इंपॉर्टेंस क्या है या सिग्निफिकेंस क्या है, हम देख लेते हैं। तो फार्माकोविजिलेंस हमें पता है कि कोई भी ड्रग अगर मार्केट में चल जाती है तो उसको चेक करना, ठीक है, कि क्या वो सेफ है अभी भी, क्या उसमें कोई नया साइड इफेक्ट तो नहीं आया, ये सब प्रॉपर मेंटेन करना जो है फार्माकोविजिलेंस के अंदर आता है। एंड ये लाइक रियल टाइम में हमेशा चलते रहता है। नेक्स्ट है इसका सिग्निफिकेंस दे लेते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो पहला तो ये कि इम्प्रूव ड्रग सेफ्टी, ये ड्रग की सेफ्टी को इम्प्रूव करता है। दूसरा इन्फॉर्म्स द बेस्ट प्रैक्टिसेस, ऑब्वियसली कि अगर हम हमेशा चेक करेंगे कोई इशू ना हो तो ऑब्वियसली नहीं होगा, ठीक है, या कोई इशू होगा तो हम प्रॉपर एक्शन ले सके उसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट ये बेनिफिट पब्लिक हेल्थ को बेनिफिट करता है, ऑब्वियसली कि कोई अगर इशू मिला तो हम प्रॉपर एक्शन ले सके उसको डायरेक्ट, ठीक है, सुधारने के लिए, या ड्रग को वापस ले लेंगे ताकि लार्ज पॉपुलेशन का इफेक्ट ना हो, तो ऑब्वियसली इसमें पब्लिक बेनिफिट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन की डिफाइन जेनेरिक प्रोडक्ट। जेनेरिक प्रोडक्ट क्या होता है? जेनेरिक प्रोडक्ट मतलब मोस्ट कॉमन प्रोडक्ट जो कि ब्रांडेड ड्रग से हमने कॉपी किया है, ब्रांडेड ड्रग के जैसा ही है सब कुछ, बस ये चीप है। जेनेरिक प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है कि सब कुछ जो ब्रांडेड प्रोडक्ट के जैसा हो, चाहे थेरेपेटिक इफेक्टिवनेस, ठीक है, उसका एपीआई, उसका प्रोडक्ट, उसका मैन्युफैक्चरिंग, बस वो चीप है। तो ये एक मेडिकेशन है जो कि क्रिएटेड बाय द सेम एज एन ऑलरेडी मार्केटेड ब्रांडेड ड्रग, ठीक है, सेम एज ऑलरेडी मार्केट ब्रांडेड ड्रग के जैसा ही बनाया जाता है, ठीक है, इसमें सेम डोजेज फॉर्म है, सेफ्टी है, स्ट्रेंथ है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, क्वालिटी है, परफॉर्मेंस है, कैरेक्टरिस्टिक है, इंटेंडेड यूज है, बस ये बस थोड़ा चीप है सस्ता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एन इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर्म इन क्लिनिकल ट्रायल। अब हमें पता है कि कंसेंट फॉर्म क्या होता है। कंसेंट फॉर्म बेसिकली ये है कि आप एग्री करते हो किसी भी चीज के लिए जो भी रिटन है उस फॉर्म में, कंसेंट फॉर्म यही होता है। तो यहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल हो रहा है तो मतलब ह्यूमन पर एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, ड्रग का टेस्ट किया जाएगा। तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ये है कि ये प्रोटेक्ट करता है पेशेंट ऑटोनॉमी, कि यहाँ पे हम पेशेंट को फोर्स नहीं कर रहे हैं, कि पेशेंट एग्री कर रहा है खुद कि मैं इस टेस्ट के लिए रेडी हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है, तो ये पेशेंट की ऑटोनॉमी है। नाउ एम्पावर्स द इन्फॉर्म्ड डिसीजन, ऑब्वियसली अब उस जो फॉर्म होगा उसमें सारा कुछ डिटेल रहेगा कि कोई भी इशू नहीं है उसमें, जो भी या क्या इशू हो सकता है वो टेस्ट करने के बाद, ठीक है, क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, सारा कुछ मेंशन होगा। नाउ स्ट्रेंथन रिसर्च डाटा, ऑब्वियसली अगर आप सारा कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे तो डाटा जो पेशेंट आपके साथ कोऑपरेट करेगा, सारा डाटा आपको प्रोवाइड करेगा कि वो क्या फील कर रहा है, क्या उसे कोई इशू तो नहीं हो रहा, ठीक है, सब कुछ प्रॉपर रहेगा। बिल्ड्स ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी, ऑब्वियसली अगर आप प्रॉपर उसके साथ डिटेल शेयर कर रहे हो, ठीक है, डाटा शेयर कर रहे हो पेशेंट के साथ, तो वो भी आपके साथ सारा कुछ आप पे ट्रस्ट करेगा और वो सब कुछ डाटा शेयर करेगा, प्रॉपर कोऑपरेट करेगा रिसर्च में। एंड रिड्यूसेस लीगल रिस्क, आप अगर कोई भी डाटा छुपाती हो एंड पेशेंट के साथ कोई भी या पार्टिसिपेंट के साथ कोई भी इश्यू हो जाता है तो बाद में लीगल रिस्क है, ठीक है।
तो ऐसा ना हो, तो इसलिए सारा डाटा जो है शेयर करना चाहिए पेशेंट्स के साथ, कोई भी इशू ना हो। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पल बुक एंड डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस। अब पर्पल बुक क्या है, ये लाल पीला वाला। तो बेसिकली पर्पल क्या होता है, पर्पल बुक एंड इसका इंपॉर्टेंस। तो बेसिकली पर्पल बुक क्या है कि ये एक सर्चेबल ऑनलाइन डाटाबेस है। बेसिकली क्या है, एक ऑनलाइन डाटाबेस है, मतलब ऐसे समझो कि ये एक ऑनलाइन सर्वर है, वेबसाइट है, जहाँ पे जो मेंटेन कौन करता है, एफडीए करता है। यूएस में यूएस का एफडीए करता है एक ऑनलाइन वेबसाइट डाटाबेस, ठीक है। उस डाटाबेस में क्या है, उस डाटाबेस में है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जो कि लाइसेंस, मतलब बायोलॉजिकल प्रोडक्ट का लिस्ट होगा जो लाइसेंस्ड है एफडीए के बाद, ठीक है। एफडीए ने लाइसेंस कर दिया है, वहां पे लिस्टेड है सारे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। अब समझते हैं कि बायोलॉजिकल प्रोडक्ट क्या है। कि बायोलॉजिकल प्रोडक्ट वो सारे ड्रग होते हैं जो हमने डिराइव किए हैं, बनाए हैं विद द हेल्प ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे कि कोई भी प्रोटीन हो गया, ठीक है, कोई भी वैक्सीन हो गया, जीन थेरेपीज हो गए, ये सारे क्या हो गए, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जो कि ह्यूमन या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के यूज से बना हुआ प्रोडक्ट है, कोई भी ड्रग है, ठीक है। तो बेसिकली इतना ही था क्वेश्चंस, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको ये पीपीटी चाहिए तो नीचे लिंक है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो